पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जब मिस्ट हटा सबने देखा एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का, न वुसेन का डार्कनेस, न चेन चोंग का चार्म, न बीसू का मिस्ट्री, न ये वांग का एटीट्यूड। लेकिन अब उसकी प्रेजेंस सबसे हैवी थी, एक ऐसी शांति जो स्टॉर्म से पहले आती है। ये वांग क्राउड से बोलता है, मोसू अगले स्टेज में फिर कंपीट करेंगे। सूमिंग कामली बोलता है, मैं शायद सेकंड स्टेज में ना आऊं। उसने ये वांग को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अब उसका फोकस कहीं और था। सबके बीच सूमिंग सीधा बाई लिंग के पास गया, उसकी आंखों में देखा, विंक किया और सॉफ्टली बोला, कल रात मेरे साथ गोल गोल घूमेगी। बाई लिंग थोड़ा ब्लश हुई, आंखों में चमक थी और धीरे से हां बोल दिया। अब आगे। सूमिंग जैसे ही फील्ड से निकला, धीरे धीरे पूरा क्राउड भी अपनी अपनी ट्राइब्स के लीडर्स के पास चला गया और विंड स्ट्रीम सिटी के लॉजिंग्स में लौट गया। पहली स्टेज खत्म हो चुकी थी, अब सबको एक रात का रेस्ट मिलने वाला था। फिर अगली सुबह सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। सब पार्टिसिपेंट्स, खासकर जो टॉप 50 में आए थे, जल्दी से अपनी इंजरीज रिकवर करने में लग गए। चेन चोंग, बीसू जैसे लोगों को तो अपनी ट्राइब्स के पावरफुल बर्सर्कर्स की मदद चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने माउंटेन का प्रेशर फोर्सफुली फेस किया था। विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर जिंगनान भी टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये वांग ने जो बर्सर्कर ब्लड फोर्सफुली एब्जॉर्ब किया, उसके साइड इफेक्ट्स को ठीक करना जरूरी था। सूमिंग जब आया था तब शिहाई उसको लाया था और अब वापस ले जाते वक्त भी वही साथ था। शिहाई थोड़ा कन्फ्लिक्टेड था, कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। सूमिंग भी चुप था, लेकिन अंदर से नर्वस और एक्साइटेड दोनों था। फील्ड में अब सिर्फ मोसांग और जिंगनान बचे थे, दोनों अपने अपने थॉट्स में लॉस्ट। जिंगनान मोसांग से डायरेक्टली बोलता है, तुमने जो एंशिएंट बर्सर्कर आर्ट मांगी थी, उसके बदले में तुमने डार्क माउंटेन ट्राइब को विंड स्ट्रीम ट्राइब का पार्ट बनाने का प्लान बनाया ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन तुम्हारा असली प्लान यह था कि B2 को टेस्ट करो। अगर वो अटैक करता है तो तुम्हारे पास बैकअप रेडी है, अगर नहीं करता तो भी तुम्हारा ट्राइब सेफ है। मो सांग स्माइल करता है, सब कुछ ओपनली एक्सेप्ट करता है। जिंगनान बोलता है, तुमने सू मिंग को डिसगाइज में भेजा ताकि उसकी असली आइडेंटिटी ना खुले और उसको जलन या बर्डन ना मिले। जब तक वो खुद पावरफुल ना हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्शन मिले, और जब रिवील करे तब तक वो खुद इतना स्ट्रांग हो कि किसी को उससे प्रॉब्लम ना हो। जिंगनान फाइनली बोलता है, मैं उसको ये वांग की तरह ही ट्रीटमेंट दूंगा। जो पहले ट्रांसेंडेंस रियलम पहुंचेगा वो विंड स्ट्रीम का बर्सर्कर सन बनेगा, और डार्क माउंटेन ट्राइब तुम लोग टेस्ट के बाद विंड स्ट्रीम में आ जाना। अगर B2 ने कुछ भी ट्राई किया तो मैं खुद उसको दिखाता हूं कि हम दोनों में कितना फर्क है। जिंगनान एक छोटी बॉटल देता है मोसांग को, 3 ड्रॉप्स बर्सर्कर ब्लड की, एक एक्स्ट्रा सूमिंग के लिए गिफ्ट। मोसांग सोचता है, मैंने सोचा था मुझे जिंगनान से फेवर मांगनी पड़ेगी, लेकिन सूमिंग ने इतना बड़ा रैंक लाकर पूरा गेम ही पलट दिया। अब नेगोशिएशन मेरे हाथ में है। शिहाई जब सूमिंग को विंड स्ट्रीम सिटी ला रहा था तब सूमिंग पूछता है, सीनियर आपने अभी तक ट्रांसेंड नहीं किया तो आप फ्लाई कैसे करते हो? शिहाई एक्सप्लेन करता है, मेरा बर्सर्कर वेसल और मार्क मुझे फ्लोट करने देते हैं, लेकिन असली फ्लाइट सिर्फ ट्रांसेंडेंस रियल्म के बाद होती है। मैं सिर्फ हवा में तैर सकता हूं, चल नहीं सकता। सूमिंग कुछ और क्वेश्चंस पूछता है एंड शिहाई अब उसको रिस्पेक्ट से जवाब देता है। जब सिटी पहुंचते हैं शिहाई क्लाउड बनकर चला जाता है और सूमिंग ग्राउंड पर खड़ा सोचता रहता है। फील्ड अब खाली हो चुका है, सिर्फ 9 ईगल स्टैच्यूज पर विंड स्ट्रीम ट्राइब के पावरफुल बर्सर्कर्स बैठकर सील को दोबारा लगाने की ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस साल एक अजीब चीज होती है, एक ब्लैक रोब पहना हुआ मिस्टीरियस आदमी फील्ड में आ चुका है। यह वही है जो ब्लैक माउंटेन ट्राइब में भी दिखा था। मिस्टीरियस मैन फील्ड में खड़ा था, लेकिन शिहाई और बाकी 8 पावरफुल बर्सर्कर्स को उसकी प्रेजेंस का कोई एहसास ही नहीं हुआ। वो आदमी अपने आप में ही विंड स्ट्रीम माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में फायर बर्सर्कर ट्राइब के मिथिकल बीस्ट का राजा था। उसको ब्लैक माउंटेन ट्राइब के एल्डर ने बताया था कि यहां उस बीस्ट की सोल का एक टुकड़ा है। उसके लिए यह सिर्फ एक फेवर नहीं, एक मिशन था। माउंटेन के आसपास की पॉलिटिक्स भी इंटेंस थी। विंड स्ट्रीम ट्राइब वेस्टर्न रीजन की अलायंस बॉर्डर पे है और बाकी ट्राइब्स की भी नजर यहां के इवेंट्स पर है। सबको पता है विंड स्ट्रीम ट्राइब कभी एक वीक ब्रांच थी, लेकिन अब ये एरिया का एक बड़ा प्लेयर बन चुकी है। दूसरी तरफ सूमिंग अपने डार्क माउंटेन ट्राइब के लॉजिंग्स में वापस आता है। अब वो फिर से वही सिंपल, फ्रेल, हैंडसम लड़का लग रहा था, लेकिन अंदर से उसके अंदर 160 ब्लड वेंस की पावर थी और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। उसको अब फाइन कंट्रोल का मास्टरी मिल चुका था। स्पीड और बैटल पावर दोनों बूस्ट हो चुके थे। सूमिंग सोचता है, अगर मेरे पास और स्टोन कॉइन्स होते तो मैं हर्ब्स खरीद के माउंटेन स्पिरिट बना सकता था और भी स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन अभी तो जेब खाली है। उसको ट्राइब की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी याद आती है और वो सोचता है कि एल्डर पे और बर्डन न डाले। तभी बाहर से वूला, बेइलिंग, लेचेन और बाकी लोग आते हैं। वूला तो मोसू की फैन बन चुकी है।
एक्साइटेडली सबको बताती है कि मोसू का प्रेजेंस कितना जबरदस्त था। ये वांग तक उसको रिस्पेक्ट देता है। बेई लिंग भी इम्प्रेस्ड है, लेकिन थोड़ा रिग्रेट है कि मोसू डार्क माउंटेन ट्राइब का नहीं है। सब लोग मोसू को एक लीजेंड और मिस्ट्री मान रहे हैं। सू मिंग चुपचाप सुन रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं और उसको पहचान नहीं पा रहे। जब सू मिंग कैजुअली बोलता है, शायद मोसू इतना स्ट्रांग नहीं है इसलिए सेकंड स्टेज में नहीं आ रहा, तो वुला उसको ऑलमोस्ट डांट देती है। तुम्हें मोसू के बारे में ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। बेई लिंग भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। सू मिंग, ट्राइब के बाहर ऐसी बातें मत करना, मोसू हम सबसे अलग लेवल का है। लेई चेन भी एग्री करता है, मोसू को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो ये वांग को भी शॉक कर गया। सब लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं और सू मिंग सोचता है एल्डर से मिलने का। तभी लेई चेन आता है, थोड़ा हेसिटेंट होता है और फिर पूछता है, सू मिंग तुझे बाई लिंग पसंद है क्या? सू मिंग थोड़ा शॉक होता है, लेकिन लेई चेन अपनी ही रेंट में बोलता है, बाई लिंग ने तो मोसू को वॉक इन सर्कल्स पे हाँ बोल दिया, मुझे तो मोसू पसंद नहीं। सू मिंग फाइनली विस्पर करता है, भाई मैं ही मोसू हूं। लेई चेन पहले तो शॉक होता है, फिर सोचता है सू मिंग पागल हो गया है। तभी एल्डर की आवाज आती है। लेई चेन तुरंत निकल जाता है और सू मिंग एल्डर का इंतजार करता है। जब लेई चेन चला गया तो कमरे में सिर्फ एल्डर और सू मिंग बचे थे। सू मिंग थोड़ा नर्वस था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके टेस्ट के दौरान की परफॉर्मेंस पर एल्डर क्या सोचेंगे। लेकिन एल्डर ने मुस्कुराते हुए उसको पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। एल्डर ने सू मिंग को एक छोटी बोतल दी। इसमें ट्रांसेंडेंस रियल्म के बरसरकर ब्लड के 3 ड्रॉप्स थे। एल्डर ने समझाया, जब वक्त सही हो एक ड्रॉप को डार्क ब्लड डस्ट से ब्लड मिस्ट में बदलना, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना, जल्दी मत करना वरना नुकसान हो सकता है। सू मिंग को लग रहा था कि एल्डर कुछ छुपा रहे हैं। एल्डर ने कहा, चिंता मत करो, ट्राइब की बड़ी मुश्किल अब सॉल्व हो जाएगी। मैंने विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर से बात कर ली है। तुम्हारा अब काम है ट्रेनिंग पर ध्यान देना। अगर तुम ट्रांसेंडेंस रियल्म तक पहुंच जाओ तो एक जगह जाना, बरसरकर्स रियल्म माउंटेन। सू मिंग ने पूछा, ये बरसरकर्स रियल्म माउंटेन क्या है? एल्डर ने बस इतना कहा, ये तुम्हारे दिल में है, और ज्यादा नहीं बताया। एल्डर ने डिसाइड कर लिया था, अब सू मिंग को मोसू के नाम से विंड स्ट्रीम ट्राइब में रहना है। ये वांग के साथ ट्रेनिंग मिलेगी और विंड स्ट्रीम के एल्डर की गाइडेंस भी। सू मिंग थोड़ा हेसिटेंट था। उसने बोला, मैं डार्क माउंटेन ट्राइब का ही रहना चाहता हूं। एल्डर ने समझाया, ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा, तुम अपनी ट्राइब को भी प्रोटेक्ट कर सकोगे। बाद में जब डार्क माउंटेन ट्राइब विंड स्ट्रीम के पास आ जाएगी तब तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, तुम यहां या अपनी ट्राइब के साथ रह सकते हो। सू मिंग ने फाइनली मान लिया, लेकिन उसका मन अभी भी अनईजी था। उसको लग रहा था एल्डर जितना इजी बता रहे हैं उतना आसान सब कुछ नहीं है। उसने सोचा, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा, अभी और बर्निंग ऑफ ब्लड नहीं कर सकता तो मुझे और पिल्स बनानी होंगी, लेकिन उसके लिए स्टोन कॉइन्स चाहिए। सू मिंग ने सोचा, स्कैटरिंग डस्ट बेच चुका हूं, दोबारा बेचूं तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन पैसे भी चाहिए। तभी उसको याद आया, उसके पास वू सेन का ग्रीन ब्लड अभी भी है। उसने एनालाइज किया, वू सेन की परफॉर्मेंस इस टेस्ट में अच्छी नहीं थी, शायद उस ब्लड की वजह से वो वीक हो गया। अगर मैं ये ब्लड उसको वापस करूं तो शायद वो मुझे अच्छा रिवॉर्ड दे दे। सू मिंग ने डिसाइड किया, पहले चेक करे कि ये ब्लड उसके काम का है या नहीं, अगर नहीं तभी आगे का स्टेप सोचेगा। रात को जब मून हाई था, सू मिंग ने बोतल से ब्लड निकाला, उसको मूनलाइट से फ्री किया और धीरे से अपने ब्राउज के बीच में लगाया। उसको एकदम से एक हेवी डेथ की प्रेजेंस महसूस हुई, जैसे हजारों मूनिंग आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही हों। ब्लड ने तुरंत रिएक्ट किया, उसके हाथ से निकल के उसके शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सू मिंग ने अपनी क्यूई सर्कुलेट करके उस प्रेजेंस को रोक दिया और ब्लड को वापस बोतल में डाल दिया। सू मिंग को अब ऑलमोस्ट पक्का हो गया था, यह ब्लड किसी स्पेशल बरसरकर आर्ट से बना है और सिर्फ उसी प्रैक्टिशनर के लिए काम का है, बाकी सबके लिए यह हार्मफुल है। उसने सोचा, वू सेन की परफॉर्मेंस इस टेस्ट में वीक इसीलिए थी क्योंकि यह ब्लड उसके पास नहीं था। अब उसको लगभग 80% यकीन हो गया था कि उसका गैस सही है। ब्लड को मूनलाइट से सील करके सू मिंग ने डिसाइड किया, अब इस ब्लड को वू सेन को वापस करके कुछ स्टोन कॉइन्स मिल सकते हैं। तभी वो रात को घर से निकलता है, लेकिन तुरंत ही उसको पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। शान हैन, डार्क माउंटेन ट्राइब का चीफ हंटर, उसको रोकता है। शान हैन थोड़ा सस्पिशियस था, लेकिन सू मिंग ने अपनी एक्टिंग से उसको कन्विंस कर दिया कि वो सिर्फ रात को सिटी देखने जा रहा है। लेकिन जैसे ही सू मिंग आगे बढ़ता है, उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है। ये एक बरसरकर का टेस्ट था, जिससे पता चल सके कि सामने वाला अपनी पावर छुपा रहा है या नहीं। सू मिंग ने अपनी फाइन कंट्रोल मास्टरी से अपनी क्यूई को पूरा के नाम रख लिया और एकदम नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ गया, जिससे शान हैन को कुछ भी शक नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर सू मिंग को लगा,
क्या यही वो ट्रेटर है जिसके बारे में एल्डर ने हिंट दिया था? उसके मन में डाउट था, क्योंकि शानहेन कभी ट्राइब के लिए लॉयल दिखाई दिया था, लेकिन अब उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी ने सू मिंग को कंफ्यूज कर दिया। फिर सू मिंग ने अपना डिस्गाइज बदला, मोसू बन गया और वू सेन के घर की तरफ निकल पड़ा। सिटी में अब उसका नाम फेमस था, लेकिन चेहरा अभी भी सिर्फ कुछ लोगों ने देखा था, तो वो इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था। थोड़ा पैसा देकर उसने पता कर लिया कि वू सेन का घर कौन सा है। वू सेन का घर एक बड़ा, थोड़ा आइसोलेटेड सा महल था, जो अब ऑलमोस्ट खाली था। पहले वहां हमेशा फॉलोअर्स होते थे, लेकिन अब सब गायब थे, शायद वू सेन की वीकनेस की वजह से। सू मिंग ने कोर्टयार्ड का गेट खोला, अंदर एंटर किया। सब कुछ डेड साइलेंट था, लेकिन दूसरे घर से एक च्वी की प्रेजेंस महसूस हुई। वो वू सेन ही था, लेकिन अब उसकी पावर भी कम हो चुकी थी। सू मिंग अब रेडी था। सू मिंग सीधा सेकंड हाउस के बंद दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक मफल्ड ग्रोल के साथ 2 ग्रीन आर्म्स डेथ और स्लॉटर की एनर्जी के साथ उस पर हमला करते हैं। सू मिंग बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसकी 160 ब्लड वेन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी क्यूई की फोर्स से वो ग्रीन फिगर तुरंत ही टूटकर ग्रीन लाइट में बदल जाता है। अंदर हुसैन पेल फेस के साथ क्रॉस लेग्ड बैठा था, ब्लड उसके मुंह से निकल रहा था। उसने तुरंत पहचान लिया, ये मोसू है। अब हुसैन को पता है कि मोसू से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं। उसने अपनी वीकनेस भी छुपाने की कोशिश नहीं की, सीधा एक्सेप्ट किया कि उसका ब्लड ऑफ कॉर्पस चला गया है, इसलिए वो वीक हो रहा है। सू मिंग भी इंप्रेस्ड था कि वू सेन ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई। वू सेन ने रिस्पेक्टफुली मोसू से माफी मांगी और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सू मिंग ने बोला, मुझे बरसरकर वेसल नहीं चाहिए, मुझे स्टोन कॉइन्स चाहिए, 5000 कॉइन्स और तुम्हारा ब्लड वापस। वू सेन ने बोला, मेरे पास सिर्फ 3000 कुछ कॉइन्स हैं। सू मिंग चुप रहा, बॉटल वापस रख ली और बोला, जब पैसे हो जाए तब आकर ले लेना। वू सेन पैनिक हो गया, बोला, रुको, मैं अभी 2 घंटे में पैसे अरेंज करता हूं। सू मिंग फिर भी रेडी नहीं था वेट करने के लिए। तब वू सेन ने डेस्परेशन में एक वुडन बॉक्स निकाला। अंदर एक रेयर पर्पल 7 लीफ्ड हर्ब थी। ये वही हर्ब थी जो सू मिंग को साउथ असंडर बनाने के लिए चाहिए थी। सू मिंग ने हर्ब चेक की, अंदर ही अंदर खुश हो गया, लेकिन फेस पर हेसिटेशन दिखाई। वू सेन ने जल्दी से 3300 स्टोन कॉइन्स भी दे दिए। सू मिंग ने डील एक्सेप्ट की, बॉटल वापस दी और बोला, अपना ब्लड ऑफ कॉर्प से संभाल के रखना, दोबारा मत खोना। वू सेन ने मोसू को रिस्पेक्ट दिया और उसके जाने के बाद उसको हर्म करने का आइडिया भी छोड़ दिया। सू मिंग अपने लॉजिंग्स वापस आया। उसके पास अब 30+ व्हाइट स्टोन कॉइन्स, हर एक 100 वैल्यू का, और एक रेयर हर्ब थी। उसको लगा, ये तो इल गॉटन वेल्थ है। इतनी आसानी से इतना पैसा मिल गया, पहली बार इतना अमीर फील हो रहा है। उसको अब अपनी सेफ्टी की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सेन को मोसू की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी और पावर भी अब सू मिंग के पास ज्यादा थी। सू मिंग ने अब विंड स्ट्रीम ट्राइब का प्रोडिजी स्टेटस सीरियसली लेना छोड़ दिया था। उसके पास अब पैसे भी थे, रेयर हर्ब भी और एक नया कॉन्फिडेंस भी। उसने प्लान बनाया, सुबह जब सब लोग सेकंड स्टेज ऑफ द टेस्ट देखने जाएंगे, तब मैं हर्ब्स खरीद लूंगा। उसने अपने स्टोन कॉइन्स संभाल के रख लिए और 7 हार्ट्स हर्ब को भी केयरफुली अपने पास रख लिया। अब उसके चेस्ट के आसपास इतनी चीजें हो गई थीं कि देखने वाले को भी शक हो जाए, लेकिन सू मिंग को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी। रात को उसने डार्क ब्लड डस्ट बरसरकर आर्ट की प्रैक्टिस की, जो स्पिरिट डिवोरर से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बार बार यूज नहीं की जा सकती। सुबह हुई, विंड स्ट्रीम सिटी में सब जगह शोर हो गया। आज टेस्ट का दूसरा स्टेज था। यह स्टेज पावर और स्पीड का टेस्ट था, पोटेंशियल का नहीं। सब लोग फील्ड की तरफ निकल गए। डार्क माउंटेन ट्राइब भी हेड ऑफ गार्ड्स और शानहेन की लीड में चली गई। सू मिंग को एल्डर दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने सोचा एल्डर विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर के साथ होंगे। सू मिंग ने अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं की, क्योंकि उसका बरसरकर वेसल अब सिर्फ 2 ही रूप बना सकता था, मोसू या उसका ओरिजिनल लुक। इसलिए उसने अपना असली चेहरा छुपा लिया, सिर्फ आंखें दिख रही थीं और एक्स्ट्रा बीस्ट स्किन शर्ट्स पहन ली। सिटी में अब ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो सू मिंग ने हर्ब्स खरीदने का मिशन शुरू किया। हर शॉप पे जाके उसने क्लाउड गॉज ग्रास और बाकी सप्लीमेंट्री हर्ब्स खरीदे। कहीं कहीं पे उसने ऐसे हर्ब्स भी खरीदे जो उसको चाहिए नहीं थे, ताकि कोई उसकी इंटेंशंस न समझ पाए। कुछ ही घंटों में उसके 3000+ स्टोन कॉइन्स सिर्फ 1000 के आसपास बचे। उसको लगा पैसे कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब उसके पास हर्ब्स का बड़ा स्टॉक था। वापस लॉजिंग्स जाते वक्त रास्ते में उसका सामना हुआ एक ओल्ड मैन से, शार्प माउथ, मंकी जैसे चीक्स वाला, जो खुद में ही कुछ कैलकुलेट कर रहा था। जैसे ही सू मिंग उसके पास से गुजरा, ओल्ड मैन ने बोला, फ्रेंड प्लीज होल्ड योर स्टेप। सू मिंग ने इग्नोर किया, लेकिन ओल्ड मैन उसके पीछे पड़ गया। फ्रेंड रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो किसी स्टॉल पे नहीं मिलेगा।
सूमिंग ने फिर भी इग्नोर किया, लेकिन ओल्ड मैन ने हर तरह से उसका अटेंशन लेने की कोशिश की। हर्ब्स दिखाए, बोला, मो सू फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा हर्ब लिया। ये वांग ने भी यही यूज किया। बी सू भी फोर्थ इसलिए आया। ओल्ड मैन के पास जैसे हर्ब्स का खजाना था, एक के बाद एक निकालता जा रहा था। सूमिंग फाइनली इरिटेट हो गया और कोल्डली बोला, क्योंकि उसने तुम्हारे हर्ब खाए थे, है ना? ओल्ड मैन फिर भी चिपका ही रहा। ये वही क्लासिक विंड स्ट्रीम का हर्ब सेलर था जो हर किसी को अपनी कहानियों से फंसाने की कोशिश करता है। सूमिंग को हर्ब्स सेलर ओल्ड मैन बेचियोंग ने पूरे रास्ते तंग किया, हर प्रोडिजी का नाम लेकर, हर हर्ब को रेयर और लीजेंडरी बताकर, हर ट्रिक लगाकर बेचने की कोशिश की। सूमिंग ने पहले इग्नोर किया, फिर जब ओल्ड मैन ने उसको एक अलग गली में ले जाने की कोशिश की, सूमिंग समझ गया कि ये बंदा पक्का सेल्समैन है। ओल्ड मैन ने फाइनली कन्फेस किया कि उसके पास हर हर्ब का बड़ा स्टॉक है और पूरे 1000 स्टोन कॉइन्स में सब बेचने को रेडी है। लेकिन सूमिंग की नजर उसके चेस्ट पर लटके एक अजीब बैग पर पड़ गई। वो बैग जिसमें ओल्ड मैन इतने सारे हर्ब्स रख सकता था। सूमिंग ने बोला, मुझे हर्ब्स नहीं चाहिए, वो बैग बेचोगे? ओल्ड मैन ने पहले मना किया, फिर जब सूमिंग ने स्टोन कॉइन्स की झंकार सुनाई, उसका मन हिल गया। पहले 5000 स्टोन कॉइन्स बोला, फिर बार्गेन करते करते सूमिंग ने उसको 200 स्टोन कॉइन्स पर ले आया, विद कंडीशन कि अगर 3 महीने बाद बैग ठीक रहा तो बाकी पैसे दे देगा। बैग एक स्पेशल स्टोरेज बैग था, लेकिन आधा स्पेस क्रैक की वजह से अनयूजेबल था। सूमिंग ने स्मार्टली बार्गेन किया। ओल्ड मैन ने फाइनली 200 स्टोन कॉइन्स में बैग दे दिया। जैसे ही सूमिंग चला गया, ओल्ड मैन की पेंट लुक खुशी में बदल गई। उसके पास वैसे और भी बैग्स थे और वो सोच रहा था, ये लड़का ये वांग से भी तेज है, लेकिन जब सब लोग इन बैग्स के आदत डाल लेंगे तब असली प्रॉफिट कमाऊंगा। सूमिंग अब एक स्मार्ट डील के साथ हर्ब्स और स्टोरेज बैग दोनों लेकर निकल गया। अब उसके लिए हर्ब्स संभालना इजी हो गया और उसने एक क्लासिक विंड स्ट्रीम कॉनमैन को भी बीट कर दिया। विंटर का मौसम है, स्नो गिर रही है, लेकिन सूमिंग के लिए यह ठंड महसूस नहीं होती। उसके लिए यह एक नई वार्मथ का दिन है। हेवी स्नोफॉल ने पूरे मडस्टोन सिटी को एकदम सफेद और सुकून भरी दुनिया में बदल दिया है। सूमिंग हर्ब्स और अपना टॉर्न बैग लेकर लॉजिंग्स वापस आता है। अंदर आकर सब हाइड्स उतारता है, हर्ब्स को साइड में रखता है और अपनी क्यूई सर्कुलेट करता है ताकि ठंड निकल जाए। बैग को टेस्ट करता है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट है, सो डिसाइड करता है कि एल्डर से चेक करवाएगा। दोपहर के बाद सब टेस्ट देकर वापस आते हैं। वूला थोड़ी डल है, बे लिंग चुप है, सिर्फ लेई चेन ही एक्साइटमेंट में सूमिंग को आज के टेस्ट के बारे में बताता है। ये वॉन्ग सबसे स्ट्रांग था। बीसू भी डेंजरस दिख रहा है और मोसू सूमिंग के न आने का सबको रिग्रेट है। रात को जब स्नो स्टॉर्म थोड़ा कम होता है, सूमिंग का दिल तेज धड़क रहा होता है। वो नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी। वो लॉजिंग्स से निकलता है, मोसू की अपीयरेंस ले लेता है और डार्क ड्रैगन ट्राइब के लॉजिंग्स के बाहर खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद बाइलिंग बाहर आती है, व्हाइट शर्ट, फर कॉलर, स्नो की रोशनी में एकदम खूबसूरत। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन फिर सूमिंग बोलता है, चलो वॉक इन सर्कल्स करते हैं। बाइलिंग ब्लश करती है लेकिन खुश भी है। दोनों स्नो स्टॉर्म में मडस्टोन सिटी की गलियों में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। बाइलिंग जब सूमिंग का हाथ पकड़ती है, सूमिंग का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फिर बाइलिंग सूमिंग की पीठ पर बैठ जाती है और सूमिंग उसको लेकर सिटी की दीवारों के पार स्नो कवर्ड प्लेन्स की तरफ दौड़ता है। दोनों के चेहरे पर स्नो गिर रही है, लेकिन उनके दिल में सिर्फ वार्मथ और खुशी है। दोनों हाथ पकड़ के स्नो में आपस में बातें करते हैं, हंस रहे हैं, छेड़ रहे हैं। एकदम फिल्मी ड्रीमी मोमेंट। बाइलिंग पूछती है, अगर हम ऐसे ही स्नो में चलते रहें तो क्या हमारे बाल भी एक दिन पूरे सफेद हो जाएंगे? सूमिंग हंस के बोलता है, हो सकता है। ये रात, ये स्नोफॉल और ये वॉक इन सर्कल्स सूमिंग और बाइलिंग के लिए एक यादगार, प्यारा और इमोशनल मोमेंट बन जाता है। शायद जिंदगी की मुश्किलें फिर आ जाएंगी, लेकिन ये पल, ये हैप्पीनेस हमेशा उनके दिल में रहेगी। स्नो अब भी गिर रही थी, एक खूबसूरत सिल्वर कर्टन की तरह, जैसे आसमान और जमीन को जोड़ रही हो। सूमिंग और बाइलिंग उसी स्नो में एक दूसरे के साथ एक टाइमलेस मोमेंट शेयर कर रहे थे, इंसेंट, खुश और दिल से कनेक्टेड। सूमिंग ने अपना सबसे प्रेशियस फैंग नेकलेस, जिस पर उसका नाम था, बाइलिंग को दिया। ट्राइबल ट्रेडिशन के हिसाब से यह एक बहुत खास गिफ्ट था। बाइलिंग ने फैंग को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में शर्म भी थी, खुशी भी। दोनों की छेड़छाड़, हंसना, एक दूसरे को टीज करना, यह सब स्नोस्टॉर्म के बीच एक प्यारी याद बन गया। बाइलिंग ने पूछा, सूमिंग, 10 साल बाद हम क्या होंगे? क्या तब भी ऐसे ही खुश रहेंगे? सूमिंग ने प्रॉमिस किया, तब तक मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा और हम तब भी ऐसे ही रहेंगे। बाइलिंग ने बताया, 7 दिन बाद मेरा एक इंपॉर्टेंट दिन है, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ हो। सूमिंग ने खुशी से प्रॉमिस किया, मैं जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
दोनों की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन स्नो जैसे ही उनका प्रॉमिस विटनेस बन गई। क्या यह याद हमेशा खुश रहेगी या एक दिन रिग्रेट बन जाएगी? बाइलिंग घर लौट गई। सूमिंग भी अपने लॉजिंग्स की तरफ भाग गया, दिल में सिर्फ खुशी, उम्मीद और एक नई एनर्जी। लेकिन जैसे ही सूमिंग डार्क माउंटेन ट्राइब के लॉजिंग्स पहुंचा, उसकी खुशी एक पल में हवा हो गई। कोर्टयार्ड में हेड ऑफ गार्ड्स शानहेन, बेइलिंग, लेइचेन, वूला सब पैनिक में खड़े थे। बीच में एल्डर क्रॉस लेग्ड पेल फेस के साथ जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनके सामने स्नो पर काला खून बिखरा था। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। एल्डर उसको प्यार से देखता है, लेकिन सूमिंग की आवाज गुस्से और दर्द से भरी होती है। एल्डर, ये सब कैसे हुआ? एल्डर सबको बताता है कि वो ब्लैक माउंटेन ट्राइब गया था B2 की रियल पावर देखने। B2 अब ट्रांसेंड कर चुका है, लेकिन अभी उसकी पावर स्टेबल नहीं है। एल्डर खुद इंजर्ड है, लेकिन अभी भी B2 कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एल्डर डिसाइड करता है, अब हम माइग्रेट करेंगे। अपना घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी है। एल्डर सबको डार्क पाइथन पे ले जाने लगता है। बेइलिंग, लेइचेन, वूला, हेड ऑन ऑफ गार्ड्स, शानहेन सब चढ़ जाते हैं। सिर्फ सूमिंग और एल्डर कोर्टयार्ड में बचे हैं। सूमिंग का दिल घबरा रहा है। वो कहता है, एल्डर, मैं भी वापस जाना चाहता हूं, मैं भी ट्राइब को बचाना चाहता हूं। एल्डर मना कर देता है, तुम यहीं रहो, तुम्हारा वहां होना कोई फायदा नहीं करेगा। यहां रुको, हम वापस आ जाएंगे। सूमिंग का पेशेंस टूट जाता है। वो चिल्ला के कहता है, एल्डर, सब जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मैं भी डार्क माउंटेन ट्राइब का हूं, मैं भी फाइट करना चाहता हूं। एल्डर अपना हाथ घुमाता है, एक पावरफुल सील सूमिंग पर लग जाता है। उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। सूमिंग जोर लगाता है, खून तक निकल आता है, लेकिन सील नहीं तोड़ पाता। सूमिंग की आंखें लाल हो जाती हैं। वो जमीन पर गिर के चिल्लाता है, एल्डर, मुझे जाना है, मैं मर भी जाऊं, लेकिन अपनी ट्राइब के साथ ही मरना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रुक सकता। एल्डर दर्द के साथ पाइथन पर बैठ जाता है और पूरी ट्राइब को लेके उड़ जाता है। सूमिंग की चीखें, उसकी तड़प सब स्नो स्टॉर्म में दब जाती हैं। उसको एक रूम में सील कर दिया जाता है, जिसका दरवाजा गॉड ऑफ बर्सर्कर्स के स्टैच्यू के डिजाइन से बंद है। अंदर सूमिंग पागल की तरह चिल्लाता है, दरवाजे से टकराता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बाहर सिर्फ स्नो स्टॉर्म की आवाज है, अंदर सिर्फ एक लड़के का दिल तोड़ देने वाला दर्द। मुझे जाना है, मैं अपनी ट्राइब को बचाना चाहता हूं। एल्डर, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूं। हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है, तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।